मित्रों, कट्टर ईमानदारी के किरदार के जो भारत रत्न के प्रत्याशी थे बकौल केजरीवाल साहब, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए कहा था ना कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। तो भारत रत्न के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब ये सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। Means up till now it's not just an allegation, it is neither just a substantive allegation, but now it has come with a quantitative submission of the amount of 338 crores which is money trail is being probed। और अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता। पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है। उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है, और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो ना उबरे जिंदगानी में। तो आई एम हैविंग सीरियस डाउट्स कि whether they will be able to overcome out of this case of corruption। अब एक और बात है, आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले जब अमित अरोड़ा, जो इसमें वन ऑफ द आरोपी हैं, जिन्होंने बात कही थी कि सारी बात मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुई थी, इससे अब यह भी साफ हो जाता है कि इस कट्टर ईमानदारी के किरदार में कितनी चोरी है और कितनी सीना चोरी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यात्मक दृष्टि से स्थापित होते चले जा रहे हैं। उत्तरोत्तर जमानत याचिकाएं खारिज होती चली जा रही हैं, परंतु फिर भी, जिसे हिंदी की कहावत होती है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं वो तो कोर्ट के द्वारा प्रूव होगा, और जो प्राइमा फेसिया दिख रहा है कहावत है वो लागू होती है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये इस समय आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि चोरी और सीना चोरी के साथ साथ वो इसके अंदर एक नाटकीयता का पुट भी देने का सदैव प्रयास करते हैं। कभी शहीद भगत सिंह जी के परिवार वालों का आपत्ति आई थी, उनकी फोटो लेकर चलने लगते हैं। कभी शराब घोटाले में
लिप्त पार्टी, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाली पार्टी महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कसम खाती है कि हम ईमानदार हैं। अरे भाई, ईमानदारी और बेईमानी छोड़ दीजिए, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा दिया तो नीति थी ना। तो गांधी जी को उसको बीच में क्यों ला रहे हो, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे होता है और गांधी जी का जन्मदिन बना रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि चोरी, सीना चोरी और उसके ऊपर से यह नाटकीयता, ये आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक सहज चरित्र बनता चला जा रहा है। इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए वो पैसा कहां है। वो 338 करोड़ रुपए जिसके बारे में आज न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान प्राइमा फेसिया वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका गबन हुआ है या करप्शन हुआ है, तो अब दिल्ली की जनता पूछती है कि केजरीवाल साहब वो पैसा कहां है, उसे बताइए और इधर उधर की बातें मत करिए। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी बताना होगा संवैधानिक दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से, और दिल्ली की जनता को बताना होगा नैतिक दृष्टि से। नाउ इट इज बिकम इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एंड इट्स चीफ एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी constitutionally and legally to tell the Honorable Supreme Court that where is the money, and morally it is incumbent on their part to tell the common man of Delhi where is the money. धन्यवाद। सर, उसमें ये भी कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर पूरा चार्ज फिक्स नहीं होता उनको भेज भी दिया सकता, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो अभी तो जांच चल रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तथ्य सामने आते जाएंगे। एक अलग टॉपिक का सवाल है क्या सोनिया गांधी ने आज एक आर्टिकल लिख के ये बताया है समर्थन में कि कैसे भारत सरकार की जो पॉलिसी थी वो बदल गई और इसके साथ देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय नीति पर राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। आतंकवाद के विषय के ऊपर किंतु परंतु का स्कोप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ इफ एंड बट, देयर शुड बी क्लियर, कैटेगोरिकल एंड अनइक्विवोकल, यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, दो टूक होना चाहिए। और यह दुखद बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नीति एडॉप्ट कर रही है, इस मौके के ऊपर वो भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुरूप न होकर क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इसकी भूमिका बनाई गई, और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत ने स्थापित राजनीतिक संबंध बनाए। दुख की बात यह है कि वो अपने प्रस्ताव में भी कहीं आतंकवाद के हमले का उल्लेख नहीं करते हैं, क्यों दही जमा लेते हैं मुंह पर। ये मतलब एक दौर में वो कहते थे ना, ये अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये कांग्रेस नारा देती थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास, ये उनका नारा होता चला जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने इन विषयों के ऊपर बहुत स्पष्ट क्लियर नीति रखी है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस जो कर रही है वो भारत की नीति के विरुद्ध है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1995 में जिनेवा में अटल जी गए थे समर्थन करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए, और नरसिम्हा राव सरकार का पूरा समर्थन किया था। विदेश में जाके घर में आके कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हमारा भयंकर मतभेद था। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर कांग्रेस को अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहिए। अगर मानवीय संवेदना है तो पूरी मानवीय संवेदना से देखना चाहिए। भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसके अस्तित्व को स्थापित करने में इजराइल के द्वारा शांतिपूर्ण
वार्ता के द्वारा सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के साथ समर्थन करते हैं। अब जब न वार्ता हो, न शांतिपूर्ण हो, न सौहार्द हो, न सह अस्तित्व हो, तो इसमें कौन सी चीज उन्हें नजर आ रही है जो भारत सरकार की नीति के विरुद्ध है, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि दुनिया के ताकतवर देश टू नेशन थ्योरी को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। कांग्रेस सालों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। वो सारी बातें सही है, इसमें आतंकवाद का उल्लेख पे क्यों चुप्पी है? और उन्होंने दूसरे देश तो क्या, पहली बात तो इस देश के ऊपर इस मुद्दे पे मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं। इससे पहले आप बता सकते हैं कांग्रेस के किसी नेता ने आर्टिकल लिखा हो किसी अंतरराष्ट्रीय समस्या पे? मुझे शोध करके बताइएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर ने पिछले हाल के वर्षों में कब आर्टिकल लिखा है, और इनको भारत में ही कर चुके हैं। इसी के समकक्ष 26/11 हुआ था, और बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में 2010 में अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह से वार्ता के आधार पर यह लिखा था कि भारत की सेना कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान के विरुद्ध, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ न हो जाए। इसलिए देश की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई को राजनीति के नफे नुकसान के सियासी तराजू पर तौलकर मत देखिए, देश के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखते देखिए। सर, केरल में जो ब्लास्ट हुआ, सर क्या लगता है कि राज्य सरकार का कहीं से इसमें कोई फेलियर था इंटेलिजेंस को? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं कि आतंकवाद को लेकर किसी भी प्रकार का किंतु परंतु राजनीतिक दलों में नहीं होना चाहिए। आतंकवाद पर राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके द्वारा यह बात सामने आएगी। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, आतंकवाद को किसी भी प्रकार का व्यवहारिक नहीं, नैतिक समर्थन देना भी, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से देना भी, किंतु परंतु कहकर देना भी, मेरे विचार से मानवता के लिए भी घातक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी घातक और संवेदनशील है। सर, एक सवाल और था, ये महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें जगह जगह जो सांसद है उनका विरोध किया जा रहा है, और एक सांसद शिवसेना के, उन्होंने इसी दबाव में कल इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। तो कैसे बाहर आएंगे इससे, कैसे रास्ता? उस विषय पे महाराष्ट्र की सरकार पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ उस विषय के ऊपर ध्यान भी रख रही है और उपयुक्त कार्रवाई कर रही है। सर, केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग नहीं की आज आप लोगों ने, बाकी तो करते रहते हैं। ऐसा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा। इस्तीफे से पहले तो उनके 3 लोग तो जा चुके, तो धीरे धीरे मोहब्बत करेगी असर, धीरे धीरे वाली बात है। देखिए, पहले कौन गए? मंत्री, फिर एक स्टेप ऊपर गए, कौन गया? डिप्टी सीएम, मतलब सत्येंद्र जैन जी मंत्री थे, फिर उप मुख्यमंत्री जी गए मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह सांसद नहीं थे, संसदीय दल के नेता थे, तो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी थे। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो जिस भी रूप पद पे होगा उससे निरपेक्ष रहते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से, यानी ऑब्जेक्टिवली कार्रवाई होगी। गहलोत के बेटे से ईडी पूछताछ कर रही है, अशोक गहलोत के बेटे